स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम क्लास 12वीं के केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ आपके समक्ष हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल। तो आइए बेटा समझते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर हम सेल की बात करें तो सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं वैद्युत रासायनिक सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, और या इसको हम गैल्वेनी सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनी सेल, या इसको हम वोल्टी सेल भी बोलते हैं, वोल्टी सेल। ठीक है, इसके कई नाम है बेटा, वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या गैल्वेनी सेल, या वोल्टी सेल। तीनों एक ही सेल के नाम हैं। और जो हमारा दूसरे प्रकार का सेल है उसको हम बोलते हैं वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत रासायनिक जो सेल है वो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और जो वैद्युत अपघटनी सेल है बेटा, ये क्या करता है, ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। अब ये देखिए ध्यान से कि रासायनिक ऊर्जा यानी इसमें हम कुछ केमिकल लेंगे और उससे अपना विद्युत बनाने का काम करेंगे, या उससे आवेश प्रवाहित करने का काम करेंगे। और यहाँ पर करंट हम देते हैं केमिकल में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम केमिकल से करंट बनाते हैं। तो आज की क्लास में हमको वैद्युत रासायनिक सेल ही पढ़ना है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है कि वैद्युत रासायनिक सेल का कोई एक एग्जाम्पल दीजिए, कोई एक ऐसा सेल का नाम बताइए कि जो वैद्युत रासायनिक सेल है, तो ऐसे सेल का नाम है बेटा डेनियल सेल। क्या? डेनियल सेल। तो आज के क्लास में हम इसी सेल का अध्ययन करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें कौन कौन से केमिकल लिए जाते हैं और कौन कौन से इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं, ये सारी बातें आज हम सीखेंगे आज की क्लास में डेनियल सेल पर। फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए, तब हम डेनियल सेल स्टार्ट। देखिए बेटा, तो डेनियल सेल में यहाँ पे हम हेडिंग लगा दें, डेनियल सेल। डेनियल सेल में क्या होता है, इस तरह का दो पात्र बना होता है। ये पात्र नंबर 1 और ये पात्र नंबर 2। तो इस तरह का दो पात्र बना होता है और इसमें हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। इसमें हम दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक लेंगे जिंक का इलेक्ट्रोड और एक लेंगे कॉपर का इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रोड क्या होता है बेटा, ये पीछे क्लास में हमने पढ़ाया है। इसमें दो तरह का हमको इलेक्ट्रोड लेना है, जिंक का इलेक्ट्रोड और कॉपर का इलेक्ट्रोड। यहां ध्यान देने वाली बात है कि जिंक अधिक क्रियाशील होता है, जिंक अधिक क्रियाशील होता है, जिस कारण से जिंक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी कि दान करेगा। अगर कॉपर के साथ जिंक लिया जाता है तो उस इलेक्ट्रोडों में जिंक इलेक्ट्रॉन को दान करेगा और कॉपर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम करेगा। अब देखिए कैसे, यहां पर देखिए, जब हम जिंक का इलेक्ट्रोड लेंगे तो हमने पिछले क्लास में बेटा पढ़ा है कि इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो इलेक्ट्रोड बन जाता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर जिंक की राड ले ही लिए हैं तो हमारी मजबूरी है बेटा कि हम इसको जिंक के ही किसी लवण के विलयन में डुबोएं। और ऐसा करने के लिए हम यहाँ पर एक प्रकार का विलयन लेते हैं जिसका नाम होता है बेटा जिंक सल्फेट, यानी कि ZnSO4। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कॉपर की राड रख रहे हैं तो हमको ऐसा यहाँ पर लवण लेना पड़ेगा जिसमें कॉपर की अवेलेबिलिटी हो, कॉपर हो। तो इसलिए हम यहाँ पर जो विलयन लेंगे बेटा
उस विलयन का नाम होगा कॉपर सल्फेट। यहां पर हमने जिंक सल्फेट का विलयन लिया, यहां पर हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यह ध्यान देने योग्य बात है बेटा कि इसमें हमको पहले परिपथ को पूर्ण करना है। परिपथ का पूर्ण करने का मतलब, जैसे मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन चलता है ऐसे, तो फिर इलेक्ट्रॉन यहां पर आना चाहिए, यानी परिपथ पूर्ण होना चाहिए। जैसे बेटा अगर मान लीजिए हम यहाँ पे एक बल्ब को जोड़ते हैं, ऐसे समझिए, मान लीजिए हम यहाँ पर एक बल्ब जोड़ते हैं इस तरीके से, ठीक, और हम इसको अपने मेन बोर्ड में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से करंट चलती है और इस तरीके से हो कि इस तरीके, देखिए परिपथ जुड़ा हुआ है पूरा, यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है। अगर बीच में कहीं भी परिपथ टूटा रहेगा तो आपकी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, ठीक उसी तरीके से इस सेल में भी परिपथ को पूर्ण करने के लिए हम इसको पहले गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, इसका नाम क्या है बेटा, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा पूरा पाथ है, क्यों गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया गया। तो गैल्वेनोमीटर में बेटा ये जो सुई होता है ना बताने वाला, वो एकदम बीच में होता है, और थोड़ी सी भी अगर आवेश का इधर आदान प्रदान होगा तो वो हिलने लगेगा या उसमें विचलन होने लगेगा। तो उसको देखने के लिए कि आवेश प्रवाहित हो रहा है कि नहीं, हमने गैल्वेनोमीटर से उसको जोड़ दिया। अभी भी ये परिपथ पूर्ण नहीं है, कि मान लीजिए क्यों नहीं पूर्ण है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ से निकलते हैं ऐसे ऐसे जाते हैं और यहाँ पे प्रवेश करते हैं, तो फिर इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे आएंगे, एक बात यह भी है। तो यहाँ पे तो धीरे 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 समाप्ति हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये परिपथ अभी पूर्ण नहीं है। इसको पूर्ण करने के लिए हम यहाँ पर एक यू आकार की नली लेते हैं, जिसको हम कहते हैं लवण सेतु। क्या कहते हैं बेटा, लवण सेतु, याद रखिएगा, साल्ट ब्रिज, इसको बोलते हैं लवण सेतु। अभी मैं बताऊंगा इस लवण सेतु का क्या उपयोग है। फिलहाल अभी तो हमने इसको केवल परिपथ को पूर्ण करने के लिए जोड़ दिया है। ठीक है, अब ये हमारा परिपथ पूर्ण हो गया। अब कोई भी आवेश प्रवाहित होगा यूं 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 और फिर यहाँ पर आ जाएगा। अब ये पूरी तरीके से हम कह सकते हैं एक सेल है। अगर ये लवण सेतु हम ना लेते तो हम कहते हैं तो दो अलग अलग पात्र हैं। अब ये पूरा प्रोजेक्ट एक हो गया, यानी अब हमारा परिपथ पूर्ण हो गया। तो परिपथ को पूर्ण करने के लिए हमने किसका सहारा लिया है, तो लवण सेतु का सहारा लिया है। ठीक है, अब कैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी या कैसे इसमें विद्युत आवेश प्रवाहित होगा, इसका अध्ययन हम करते हैं। तो जैसा हमने बताया बेटा कि जिंक जो है अधिक क्रियाशील है, ठीक, और कॉपर कम क्रियाशील है। यहां वही काम होता है कि जिंक क्या करता है, आप जानते हो कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है। जिंक कितने इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है। वो भी धातु है, धातु तो इलेक्ट्रॉन को दान ही करते हैं। अच्छा, यहां पर बेटा जो लवण हमने लिया है इसमें 2 तरह के आयन हैं। किस तरह के आयन है, 2 तरह के। एक है Zn+, इसको अगर हम ऐसे तोड़ दें 2 भागों में तो हम कह सकते हैं Zn2+ और SO4 2-। इनसे मिलकर बना है जिंक सल्फेट। उसी तरीके से इसमें भी 2 प्रकार के आयन उपलब्ध हैं, Cu2+ और SO4 2-। इसमें भी 2 प्रकार के आयन हैं, इस विलयन में और इस विलयन में भी 2 प्रकार के आयन हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब जैसे ही हम इस राड को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं, यहां से जो जिंक है ना बेटा, वो 2 इलेक्ट्रॉन को यहां पर त्याग कर और अपने Zn2+ जो होता है वो इस विलयन में आ जाता है। जैसा कि हम कल इलेक्ट्रोड पढ़ाते समय भी बताए थे, क्या करता है जिंक, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। अब यहां पर देखिए, अगर यहीं पे मैं लिखता हूं, अगर Zn 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो क्या बनाएगा, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे, यह अभिक्रिया होगी। यानी Zn ने, यानी जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है और क्या बना लिया, Zn2+, और जो Zn2+ था वो कहां आ गया, विलयन में। यानी हम यहाँ पे ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि जिंक जो है सॉलिड अवस्था में था और जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर लिया तो अब एक्वस में हो गया है, यानी कि अब वो द्रव अवस्था में हो गया है। ठीक है, उसी तरह अब यहां पे हुआ क्या, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा तब
ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहां से ऐसे चलते चलते इधर आ गए। ठीक है बेटा, यहां पर आ गए। अब यहां पर आप जानते हैं कौन है, कॉपर है। इधर कौन है, कॉपर। और आप भी जानते हो अच्छी तरीके से कि कॉपर कभी इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? कॉपर तो धातु है ना बेटा, तो कॉपर कैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? और यहाँ पर जो कॉपर है वो तो सॉलिड स्टेट में है ना, यानी कि वो तो ठोस है, वो तो राड है। और राड में तो इलेक्ट्रॉन की कमी है ही नहीं भाई, उसको तो खुद देना है 2 इलेक्ट्रॉन किसी को। यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन देकर सल्फेट बनाया, तो कॉपर तो दाता है ना, कॉपर तो धातु है, वो तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा नहीं। तो उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करे? जो यहाँ पर आफत आ गई है इधर से चलकर, उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करे बेटा? तो इसके लिए ये जो कॉपर है ना, ये जो विलयन वाला कॉपर है, ये वाला कॉपर नहीं, ये जो विलयन में जो कॉपर है, जो सल्फेट को अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे चुका है और Cu2+ बना चुका है, ये यहां से जाएगा इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने। और जब ग्रहण कर लेगा तो ये अभिक्रिया होगी। यहां ध्यान दीजिएगा, Cu2+, थोड़ा इधर लिखते हैं ताकि आपको दिखाई दे। यहाँ पर कौन अभिक्रिया होगी? Cu2+ जब 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो बनाएगा कॉपर। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन दिया था किसी को, वो उसका पूरा हो गया, इसलिए यहाँ पर तो ये एक्वस फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पर वो सॉलिड स्टेट में हो जाएगा, यानी शुद्ध कॉपर बन जाएगा। और ये इस पर जमने लगेगा, ऐसे इस राड पर ही जमने लगेगा। अब कोई जरूरी नहीं, ये मैं नहीं कहा कि एक ही Zn2+ इलेक्ट्रॉन को दिया है, बहुत सारे Zn2+ इलेक्ट्रॉन को यहाँ देने लगेंगे और यहाँ पर वो आने लगेंगे, Zn2+ विलयन में घुसने लगेंगे और इलेक्ट्रॉन को दान करने लगेंगे। और इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन चलते चलते यहाँ आएंगे और यहाँ पर भी बहुत सारे Cu2+ और SO4 2- हैं, तो वो क्या करेंगे? वो टपाक टपाक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके और धीरे धीरे इसी पर कॉपर बनकर चिपकने लगेंगे। ठीक है, यहाँ पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर विलयन में घुसता जाएगा और यहाँ पर जो विलयन वाला कॉपर है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर बनाकर इस राड को मोटा करेगा। यह राड धीरे धीरे मोटा होने लगेगी और यह राड धीरे धीरे गलने लगेगी। यह राड धीरे धीरे कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि Zn2+ जिंक इसमें से धीरे धीरे निकल रहा है ना, एक एक परमाणु निकल रहा है, इसमें से एक एक अणु इसका कम हो रहा है। और यहाँ पर जो Cu2+ था वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर इस पर जम रहा है, तो ये वाली राड मोटी होती जाएगी, ये वाली राड खत्म होती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सीखना है? यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? सबसे पहला काम, यहाँ पर जिंक क्या कर रहा है बेटा? इधर क्या हो रहा है और इधर क्या हो रहा है, इसको हम देखेंगे। अब देख लें हम, आपको उधर दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है बेटा, थोड़ा सा हम इसको इधर कर दें ताकि आपको दिखाई दे। हाँ, अब सही है। अब देखिए इधर क्या क्या हो रहा है। पहली बात, इधर हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है और इलेक्ट्रॉन का दान हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? दान हो रहा है। तो जहां इलेक्ट्रॉन का दान होता है ना बेटा, वहां पर होता है ऑक्सीकरण। वहां पे क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, नंबर 1, जिसको ऑक्सीडेशन कहते हो। यानी इलेक्ट्रॉन का दान क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, दूसरी बात, यहां पर आप देख रहे हो कि जिंक क्या कर रहा है? जिंक इलेक्ट्रॉन को त्यागते जा रहा है, जिससे इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और इसी कारण ये राड, अब जहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा आप भी जान सकते हो वहां पर ऋण ताकतें बढ़ेंगी और इसीलिए ये ऋणात्मक होता है। ये इलेक्ट्रोड क्या होता है? ऋणावेशित होता है और इसको हम बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं बेटा? एनोड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। ये कैसा होता है? ऋणावेशित होता है। या इसको हम कह सकते हैं कि ये माइनस टर्मिनल है। ठीक है, तो ये निगेटिव होता है, याद रखिएगा। दूसरी तरफ हम क्या कहेंगे? ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम हो रहा है। Cu2+ क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो जहां इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है बेटा, वहां होता है अपचयन। क्या होता है यहाँ पर हम कह सकते हैं अपचयन हो रहा है। दूसरी तरफ इसको हम कैथोड बोलते हैं, याद रखिएगा। इधर का जो राड है, जो इलेक्ट्रोड है, इसको हम कैथोड बोलते हैं। और ये प्लस होता है, यानी कि ये धनात्मक होता है, निगेटिव नहीं होता है, ये पॉजिटिव होता है।
क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि यहाँ पे Cu यानी कि धनात्मक ताकत बढ़ रही है। इस रॉड पर क्या हो रहा है? धनात्मक ताकत बढ़ रही है। और इस रॉड पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण ये माइनस टर्मिनल होता है और ये प्लस टर्मिनल होता है। ठीक है, तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि ये डेनियल सेल का स्ट्रक्चर हम लगभग बना चुके हैं। डेनियल सेल में क्या होता है? जिंक सल्फेट का लवण होता है जिसमें जिंक की राड डुबोई जाती है। उधर कॉपर सल्फेट का लवण होता है जिसमें कॉपर की राड डुबोई जाती है। यहाँ पर क्या होता है? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके विलयन में चला जाता है Zn2+ बनाकर, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं तो इनको ग्रहण ये वाला कॉपर नहीं करता है, याद रखिएगा। ये जो विलयन में Cu2+ और SO4- का आयन है ना, इसमें ये टूट जाते हैं और यहाँ से Cu2+ जाता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने, और वो ग्रहण करके इस पे जमता जाता है, कॉपर बनाता जाता है। इधर ऑक्सीकरण हो रहा है और उधर अपचयन हो रहा है। इधर को एनोड कहते हैं, उसको इस वाले इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। इधर माइनस टर्मिनल होता है, उधर प्लस टर्मिनल होता है। इतनी चीजें तो समझ गए आप। अभिक्रिया कौन होती है? तो हमने बता दिया, इधर ये वाली अभिक्रिया हो रही है। जिंक क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और Zn2+ एक्वस फॉर्म में विलयन में घुस रहा है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? Cu2+ विलयन में जो था, एक्वस में जो था, वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu सॉलिड बनाकर इस पर जम जा रहा है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब कुछ बातें और, यहां पर आप क्या देख रहे हो बेटा? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है? इधर से इधर, यानी कि एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो विद्युत धारा का प्रवाह किधर से किधर होगा? इधर से इधर, क्योंकि आप जानते हो कि विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। तो यह समझ जाइए कि विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की तरफ होगा और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ होगा। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ होगा और विद्युत धारा का प्रवाह कैथोड से एनोड की तरफ होगा। ये बातें समझ गए आप? अभिक्रिया समझ गए, विद्युत धारा का प्रवाह भी आपने जान लिया किधर से किधर होगा। अब आइए कुछ और बातें कर लेते हैं। लवण सेतु का क्या उपयोग है और लवण सेतु में क्या क्या भरा रहता है? तो पहली बात, लवण सेतु में एक हम ऐसा कह सकते हैं, ऐसा यौगिक भरते हैं जो इन दोनों के बीच हुई अव्यवस्था को बैलेंस करता है, यानी कि उसको कह सकते हैं सही मायने में संतुलन बनाए रखता है। कैसे? आइए इसको समझते हैं। जैसे आप देख रहे हो बेटा कि यहाँ लगातार जिंक क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Zn2+ नीचे बढ़ता जा रहा है, बढ़ रहा है ना। ऐसा अगर बहुत ज्यादा समय तक होता रहा तो यहाँ पर धनात्मक ताकतें बढ़ती जाएंगी, बहुत ज्यादा बढ़ती जाएंगी। यहाँ पे धनात्मक ताकतें बढ़ती जाएंगी, +2 लगातार बढ़ रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि जो और Zn2+ इसमें आना चाहेगा उसका ये सब विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि जहां पे धन ज्यादा बढ़ जाएगा ना, धनात्मक ताकतें ज्यादा बढ़ जाएंगी, उधर फिर धनात्मक ताकत को आने में मशक्कत करना पड़ेगा। यानी यही जो धनात्मक ताकतें हैं, आने वाली धनात्मक ताकतों का वो विरोध करने लगेंगी। धन वैसे ही प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर धनात्मक ताकतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी तो Zn2+ को और ज्यादा आने नहीं देंगी, और जैसे ही ऐसा हुआ तुरंत ही विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा, आवेश का प्रवाह रुक जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा बेटा? अगर बहुत ज्यादा Cu2+ ऐसे जाने लगेगा, यहाँ पर जाते 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 यहाँ पर क्या बढ़ता जा रहा है? SO4- बढ़ता जा रहा है, -2 बढ़ता जा रहा है। तो जब बहुत ज्यादा ऋणात्मक ताकत, यहाँ पर धनात्मक ताकत बढ़ रही है, यहाँ पर ऋणात्मक ताकत बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस जो है उसका साथ छोड़कर जा रहा है, तो ऋण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और जब बहुत ज्यादा ऋणात्मक ताकत बढ़ जाएगी तो और जो Cu2+ है उसको बहुत मजबूती से पकड़ लेगी। भाई ऋण ज्यादा हो गया, धन आपको कम ही बचे हैं, तो ऋण वाला धन को इतना तेज पकड़ लेगा कि ए और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वहां पर नहीं जा पाएंगे। ऐसे कंडीशन में विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा। इसी समस्या से निपटने के लिए हमने लवण सेतु में एक ऐसा यौगिक भरा है जिसको हम KCl के नाम से जानते हैं, यानी पोटेशियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं। तो
इसी समस्या को सुलझाने के लिए हमने इसमें KCl भरा और इसमें एक जेल भी भरा होता है जिसको हम अगर अगर जेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अगर अगर जेल। यहां पर जेल भी भरा होता है, ठीक है, और साथ ही साथ KCl भरा रहता है। तो KCl करता क्या है इसको समझ लेते हैं। KCl बेटा देखिए, जब यहां पर Zn2+ बढ़ने लगता है, बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है, तो यहां से Cl आता है। कौन आता है? क्लोरीन। और क्या करता है? Zn2+ के साथ Cl2 रिएक्शन करता है और बनाता है ZnCl2। क्या बनाता है बेटा? ZnCl2। यानी कि धन वाले को ऋण की आवश्यकता थी और यहां से ऋण उसको मिल जाता है और वो उदासीन हो जाता है। इस तरीके से ये अभिक्रिया जारी रहती है। अगर Zn2+ को ऋण वाला नहीं मिलेगा तो ये इसको आने नहीं देगा। अब यहाँ पे क्लोरीन आकर इसको शांत कर देता है कि भाई चलो मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये क्लोरीन यहाँ पर आ जाता है जिससे ये उदासीन हो जाता है और ये वहां पे जो आने वाले जिंक हैं उनको आसानी से वो आते रहते हैं। और यहां पर जब SO4 यानी माइनस वाला ज्यादा बढ़ रहा है तो इसको शांत कराने के लिए पोटेशियम जाता है। और कौन सी अभिक्रिया होती है? यहाँ पर आप भी जानते हैं K जो होता है SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा, इस पर +1 होता है, इस पर -2 यानी K2SO4 बनाएगा, यानी कि पोटेशियम सल्फेट बनाएगा। तो पोटेशियम ने इसको शांत करा दिया, क्लोरीन ने इसको शांत करा दिया, ये दोनों आपस में फिर मस्त हो गए और ये अभिक्रिया यानी यहाँ से कॉपर को जाने में अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि SO4 जो चाहता था उसको मिल गया और वो कॉपर को जाने देगा और ये वाला जिंक को आने देगा और ये अभिक्रिया लगातार चलती रहेगी। ठीक है बेटा, तो ये था लवण सेतु का उपयोग। लवण सेतु बैलेंस को बनाने के लिए, संतुलन को बनाने के लिए, या यूं कहें तो कह सकते हैं कि इनको उदासीन करने के लिए इसका उपयोग होता है, ताकि ये आवेश के प्रवाह में रुकावट न डाल पाए, और इसी का कारण हमने लवण सेतु का यूज किया है। ठीक है, तो इतनी बातें आप समझ गए किसके बारे में? डेनियल सेल। यही पूरा जो सेल का स्ट्रक्चर है बेटा, यही हमारा है डेनियल सेल। ठीक है, अब इसको आप बना लीजिए ऐसे जैसे हमने बनाया है। कुछ मुख्य बातें हमने लिखी हैं उसको आप लिख लीजिए। अभी मैं इसका जो भी कह सकते हैं थ्योरी बेस्ड जो भी चीजें हैं उसको मैं लिख दूंगा व्हाइट बोर्ड पे, आप वहां से उसको लिख लीजिएगा। फिलहाल इसको आप बना लीजिए। चलिए, अब आप जान रहे हैं कि इधर आधा सेल में, ये इसको हम अर्ध सेल बोलेंगे, इधर के सेल को आधा को हम अर्ध सेल बोलेंगे और इसको भी हम अर्ध सेल ही बोलते हैं। लेकिन बेटा यहां पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो अगर आपसे मैं पूछूं तो आप बोलेंगे सर जी ऑक्सीकरण हो रहा है। तो इसीलिए जिधर वाले अर्ध सेल में ऑक्सीकरण होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल, ऑक्सीकरण अर्ध सेल। और जिधर अपचयन होता है उसको बोलते हैं बेटा अपचयन अर्ध सेल, अपचयन अर्ध सेल। तो याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिधर ऑक्सीकरण होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल, जिधर अपचयन होता है उसको बोलते हैं अपचयन अर्ध सेल। ठीक है, अब अगर आपसे कह दिया जाए कि पूरी सेल की अभिक्रिया लिखो, सेल की अभिक्रिया, तो कैसे लिखेंगे? आइए हम बताते हैं सेल की अभिक्रिया कैसे लिखी जाती है। तो पहले हम लोग लिखेंगे एनोड पर। ठीक है, एनोड पर क्या हो रहा है? एनोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो एनोड पर ये वाली अभिक्रिया हो रही है, यानी कि जिंक क्या कर रहा है, जो सॉलिड फॉर्म में है वो जो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Zn2+ बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। और कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? कैथोड पर तो हम कहेंगे यहाँ पर कॉपर जो है एक्वस फॉर्म में है, जिस पर +2 चार्ज है। यहाँ पे देखिए कॉपर जो लिक्विड में, सॉरी जो विलयन में है वो क्या है? 2+ है, यानी कि वो एक्वस फॉर्म में है, 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी त्याग चुका है। वो क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और ये बनाता है कॉपर सॉलिड। ये और इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो पूरी अभिक्रिया हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। हम लिख सकते हैं कि Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस फॉर्म में है,
ये दोनों आपस में जुड़कर यहाँ इधर क्या हो रहा है बेटा, Zn2+ और ये एक्वस फॉर्म में आ जा रहा है और यहाँ पर कॉपर सॉलिड हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जिंक 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके विलयन में चला जा रहा है और यहाँ विलयन वाला कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सॉलिड बना रहा है। ठीक है, और इसी को हम कहेंगे सेल की अभिक्रिया। ये जो अभिक्रिया मिल गई यही आपकी सेल की अभिक्रिया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए बेटा, अब एक और यहाँ पे बात बचती है, सेल निरूपण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो सेल को निरूपित करने के लिए यहाँ पर मैं बताता हूं, इतने दूर में मैं बताऊंगा सेल निरूपण। सेल निरूपण कैसे किया जाता है, देखिए यहां पर सबसे पहले हम लवण सेतु बनाते हैं। ये हमारा लवण सेतु, इस तरीके से 2 लाइन हम खींचेंगे, ये हमारा लवण सेतु है। ठीक, अब इधर हम एनोड पर होने वाला जो भी अभिक्रिया होती है उसको दर्शाएंगे, इधर हम कैथोड पर क्या हो रहा है उसको दर्शाएंगे। तो एनोड पर क्या हुआ है, देखिए एनोड पर Zn जो था, जो सॉलिड फॉर्म में था, ऐसे लिखेंगे Zn जो सॉलिड फॉर्म में था, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में, यानी एक्वस फॉर्म में। वो कहाँ चला जा रहा है, विलयन में चला जा रहा है। और इधर क्या हो रहा है बेटा, Cu2+ जो कि एक्वस फॉर्म में था, यानी कि विलयन में था, वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है, यहाँ एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे Cu सॉलिड बना रहा है। यही हमारा सेल निरूपण है। इसमें क्या दर्शाया गया बेटा, जो जिंक सॉलिड स्टेट में था वो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करके विलयन में चला गया, और जो उधर वाले में जो कॉपर विलयन में था 2+ एक्वस फॉर्म में था, वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर सॉलिड बना लिया। और यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसकी मोलैरिटी भी लिख सकते हैं, 1 मोल, मतलब विलयन कितने मोल में है। खैर उसकी जरूरत नहीं, इतना काफी है। और अगर कुछ करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह की दिशा दिखा सकते हैं, और ऐसे ऊपर लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा। ठीक है, ये आपका हो गया सेल निरूपण। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको बहुत अधिक अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। और अगर आपको इसका थ्योरी लिखना है तो आपके बुक में पूरा विस्तार पूर्वक डेनियल सेल का थ्योरी दिया हुआ है। इसमें यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पर लिखना उसको संभव नहीं है, 1-2 लाइन में नहीं है। तो आप अपनी बुक से जो डेनियल सेल है उसका पूरा अच्छी तरीके से थ्योरी आपने समझने की सारी बात तो समझ लिए हैं, और जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमको सब कुछ समझ में आया है। तो उसको लिख कर और व्हाट्सएप पे हमारे जरूर भेजिएगा, ताकि हम भी देख सकें आप अपनी फेयर कॉपी कंप्लीट कैसे कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये जितने भी चीजें इसमें नोट करने लायक है उसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही। डेनियल सेल को हमने पूरी तरीके से समझाने का प्रयास किया है और आप समझे भी होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।